हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। यूनिट 2 का ये सेकंड चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। इसका आज पार्ट 1 हम ले रहे हैं। इसमें हम इसकी बेसिक डेफिनेशंस को कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले है बेसिक डेफिनेशंस हमने कवर करनी है। तो सबसे पहली डेफिनेशन तो यही आ जाएगी कि व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स, कि बायोमोलिक्यूल्स हैं क्या। व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स। सो मॉलिक्यूल्स जो हमारे लिविंग सेल्स के अंदर मिलते हैं। आपने बड़ी बार ऐसे डायग्राम देखी होगी बच्चे। तो ऐसी डायग्राम जिसमें सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। ये मैंने प्लांट सेल बनाया, सेल वॉल बनाई, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी ऐसे होती है। ठीक है, तो ये एक लिविंग सेल है। हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो किससे कंसिस्टेड है, वो बनी किससे है, वो बनी है लिविंग सेल से। और वो सेल्स किससे बने हैं, वो सेल जिन मॉलिक्यूल्स से बने हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। नाउ अब इनकी स्टडी को क्या बोलेंगे। जब हम बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे बायोकेमिस्ट्री। दैट इज स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और उसकी जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे बायोकेमिस्ट्री। अब मॉलिक्यूल बनता किससे है, मॉलिक्यूल बनेगा बायो एलिमेंट से। किससे बनेगा, बायो एलिमेंट से। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, और अभी भी केमिस्ट्री में आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। उस पीरियोडिक टेबल में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट ऑल दोज एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म, they are not the part of the living system, they are not the part of the cell. सबको हम बायो एलिमेंट नहीं बोलेंगे। जो एलिमेंट्स उस पूरे पीरियोडिक टेबल में से जो एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट हैं, लिविंग सेल में प्रेजेंट हैं, उसकी कॉम्पोजिशन में, उसको बनाने में हेल्प करते हैं, उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, बायो एलिमेंट्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैंने लिखे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, सिलिकॉन एंड पोटेशियम एंड मेनी मोर। इसके अलावा और भी है। नाउ हाउ वी कैन क्लासिफाई दीज बायो एलिमेंट्स। हम इनको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, बड़ी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। बट दिस वन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज इन द सेल, कि किस परसेंटेज में ये सेल में प्रेजेंट है, ये उस बेसिस पर इनके क्लासिफिकेशन है। जो एलिमेंट्स किसी सेल में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उनकी परसेंटेज ज्यादा है, उनको हम क्या बोलेंगे, दोज आर कॉल्ड एज मेजर एलिमेंट्स या प्रिंसिपल एलिमेंट्स। जिसमें 4 एलिमेंट्स आ जाते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। दे कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट 95% ऑफ वेट ऑफ सेल कंटेंट। उसके बाद आ जाते हैं माइनर एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स लेस अमाउंट में प्रेजेंट हैं, बट बहुत ज्यादा लेस नहीं है, बट लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं, माइनर एलिमेंट्स। और वो कौन कौन से हैं, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। दे कॉन्स्टिट्यूट 5%। इसके अलावा पोटेशियम, आयरन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। आप मेरे को बताओगे आयरन का सिंबल आई ना हो के Fe क्यों है। चलिए इसके बारे में आप सोचना और मुझे आंसर करना, मुझे कमेंट्स में आंसर करना। देन ट्रेस एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट लेस देन 1%, जो 1% से भी कम है उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रेस एलिमेंट्स बोलेंगे, लाइक सिलिकॉन, फ्लोरीन, बोरॉन एक्सेट्रा। नाउ व्हाट आर कंपाउंड्स। बेटा जब ये एलिमेंट्स एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में, जब स्पेसिफिक प्रपोर्शन में जब ये कंबाइन कर जाते हैं, दे फॉर्म कंपाउंड्स। वेरियस एलिमेंट्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट एग्जिस्ट अलोन। कार्बन अकेला नहीं रहेगा, ऑक्सीजन अकेला नहीं रहेगा, नाइट्रोजन अकेला नहीं रहेगा। दे फॉर्म
दे फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। जब वो दूसरे मॉलिक्यूल एलिमेंट के साथ, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड बना लेगा, लाइक जैसे कार्बन और हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, या कार्बन और जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और 4 हाइड्रोजन कंबाइन कर गए तो ये क्या बन गया, CH4, ठीक है। या फिर कार्बन के साथ कौन कंबाइन कर गया, ऑक्सीजन कंबाइन कर गया, या फिर कार्बन के साथ कौन कंबाइन कर गया, Cl कंबाइन कर गया, ठीक है। सो इन व्हेन दे कंबाइन इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस दे फॉर्म कंपाउंड, तब वो क्या बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे, या फिर वो आयंस भी बना देते हैं, लाइक एसिटिक एसिड आयन, ठीक है। वो अभी थोड़ा आगे हम उसको क्लियर करेंगे। एनी सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस, जब स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस में होंगे, स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ बॉन्ड होगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन अब जो इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, लाइक कार्बन है, इसमें क्या है, जैसे मैंने मीथेन का लिखा है CH4, इसमें कौन कौन है, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, 2 एलिमेंट्स हैं। कौन से 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। बट the properties of carbon are different, hydrogen are different, but when they combine together to form methane, उनकी properties change हो जाती है। properties of compounds varies from its component elements, जो component elements है, component elements मतलब जो उसको compose कर रहे हैं किसी भी compound को, जैसे अभी मैंने बताया, जैसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ वाटर, वाटर में 2 हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं और 2 हाइड्रोजन एटम्स है और 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, हाइड्रोजन की डिफरेंट है, लेकिन जब ये कंबाइन करके H2O बनाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। जो आयनिकली बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें आयंस क्या होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज होता है। आयन क्या होता है, एन आयन इज एन एटम दैट कैरीज अ चार्ज, या तो उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, दैट इज नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज है वो, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर कोई ऐसे ऐसे जो एटम होता है उसके अंदर उसका न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स हैं, उसमें प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और उसके साइड पे शेल्स हैं, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। number of neutrons and number of protons and number of electrons is equal. प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज है। नॉर्मली ये क्या होंगे, बैलेंस होंगे, नॉर्मली ये क्या होंगे, बैलेंस होंगे। बट अगर कोई एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन और ले ले, अगर कोई एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन और ले ले तो नॉर्मली इसका बैलेंस था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो ये आयन कौन सा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आयन हो जाएगा। और दूसरा आ जाएगा, अगर इसने लॉस किया है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो उस टाइम पर इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, नेगेटिव चार्ज कम हो गया। नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कंपाउंड्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। पहले मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड समझाऊंगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना के कार्बन की एक लॉन्ग चेन हो, या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड हो। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या है, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये लॉन्ग चेन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं and they may form ring like structure, they may form ring like structure like this, ठीक है, जैसे बेंजीन में आप बनाते हो। अब बेंजीन हम ऐसे बना लेते हैं, उसमें ये एंगल को बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, इट इज फिक्स्ड कि यहाँ पर जहाँ पे एंगल आया है बेंजीन में वहाँ पे क्या है, कार्बन है। तो हमें ये बताने की यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होती। सो इन अ सेम वे, जैसे ये रिंग स्ट्रक्चर बना है तो इसमें अगर मैंने कुछ नहीं लिखा एंगल पे तो ये फिक्स है कि यहाँ पे क्या है, कार्बन है। जहाँ कुछ और है वहाँ पे मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, राइट, तो वहाँ पे मैंने लिख दिया। अदरवाइज ये कार्बन जो है ये फिक्स है। मोस्ट ऑफ द कार्बन एटम्स आर ऑल्सो बॉन्डेड टू वन
मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देती हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. दे कंटेन कार्बन. द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू फॉर्म अ स्ट्रिंग और रिंग. स्ट्रिंग मतलब लॉन्ग चेन या फिर रिंग. मोस्ट ऑफ द कार्बन एटम्स आर ऑल्सो बॉन्डेड टू वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स. अब कार्बन की वैलेंसी क्या करनी है, हमें कंप्लीट करनी है. कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमें उसमें क्या हो जाता है, उसमें हाइड्रोजन कंबाइन हो जाता है और उसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है. ठीक है. सो कार्बन कार्बन के साथ ज्वाइंट है या फिर कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए उसके साथ कौन ज्वाइंट है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है. ऐसे कंपोनेंट्स जो है लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं. लिविंग सेल के अंदर उसके कंपोनेंट्स हैं, ये उसके फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं. ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन, ये नाम सुने होंगे. जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बोलता है कि अपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स का टेस्ट करवा के आओ, लिपिड प्रोफाइल करवा के आओ, या प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन चेक करो, क्रिएटिनिन चेक करो. वो क्या है, दोज आर प्रोटीन्स. ठीक है. तो हमें डॉक्टर्स उनको चेक करने के लिए बोलते हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन अस. वही हमारे बॉडी के फॉर्मिंग कंपोनेंट्स हैं और उन्हीं से हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो भी चल रही है. अब मैं आ जाऊंगी ये ऊपर वाली डेफिनेशन पे, दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, दे लैक आइदर एलिमेंट, या तो इनमें कार्बन एलिमेंट होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा. लाइक जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया कार्बन और सॉरी, ये इसको हम रब कर लेते हैं. So we'll take pen again. So अगर हम इसमें लिख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है, तो कार्बन ये क्या बन गया, दिस इज कार्बन मोनोक्साइड या CO2 जब बना. ठीक है. लाइक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर है या CO2 है, C का O के साथ बॉन्ड है, C का C के साथ बॉन्ड नहीं है, तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो कार्बन डाइऑक्साइड हो या कार्बन मोनोक्साइड हो, वो किस में कंसीडर होगा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कंसीडर होगा. इसमें मिनरल सॉल्ट्स भी आ जाते हैं लाइक सोडियम क्लोराइड, आयंस भी आ जाते हैं, गैसेस भी आ जाती हैं. ऑल दीज दे कॉन्स्टिट्यूट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. देन नेक्स्ट इज, अब हम इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया है मटेरियल. सो हम इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है. हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले कोई लिविंग टिश्यू ले लिया. ठीक है. लिविंग टिश्यू जिसमें सेल्स जो है वो लिविंग है. अब कोई वेजिटेबल का पीस ले लो, उसके अंदर जो सेल्स हैं वो लिविंग होंगे, या फिर आप कोई लिवर का पीस ले लो, उसके सेल्स जो है वो होंगे. तो अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने एक मोर्टर और पेसल, कुंडी डंडा जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर मम्मी क्या करती है, सुबह सुबह इलायची या मसालों को पीसती है, उसको बोलते हैं मोर्टार एंड पेसल. मोर्टार एंड पेसल. उसके अंदर हमने ये लिविंग टिश्यू ले लिया और साथ में हमने क्या ऐड कर दिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. अब बच्चे एसिटिक एसिड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड OH, ये बन गया COOH, और किसके साथ जुड़ा हुआ है ये C के साथ. अब यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एसिटिक एसिड में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को रिप्लेस करके यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर लग जाता है जब क्लोरीन, 3 क्लोरीन. तो वो क्या था, ये क्या था ऊपर वाला मॉलिक्यूल, ये था एसिटिक एसिड. ठीक है, एसिटिक एसिड था. ठीक है, CH3COOH. लेकिन यहाँ पर H को रिप्लेस, तीनों H को किसने रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन ने, और साथ में क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, COOH. मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, किसी भी तरीके से. तो ये क्या बन गया, दिस इज ट्राइक्लोरो एसिटिक. 3 क्लोरो हैं, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड में ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने क्या लगाया, क्लोरो. तो हम बोलेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. अब हमने इसको भी किस में डाल लिया, इस मोर्टार और पेसल में, और हमने इसको क्या किया, पीस लिया
और इसको पीसने के बाद इसको हमने ग्राइंड करने के बाद इसकी क्या बन जाएगी, एक थिक स्लरी बन जाएगी। इसकी क्या बन गई, एक थिक स्लरी बन गई, एक पेस्ट जैसी बन जाएगी। अब हमने क्या किया, एक वेसल लिया और उस वेसल के ऊपर हमने मसलिन क्लॉथ लगा लेना है, और मसलिन क्लॉथ हमने यहाँ पे इसको टाई अप कर लेना है और हमने इस स्लरी को यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड भी है। उसके अंदर जो सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो जाएंगी वो नीचे चली जाएंगी, और जो डिसॉल्व नहीं होंगी वो ऊपर रह जाएंगी। जो ऊपर रह जाएंगी उनको हम बोलेंगे रिटेंटेट, और जो नीचे चली जाएंगी उनको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट है इसमें वो क्या होगा, दैट इज एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, और जो रिटेंटेट है वो क्या होगा, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, this is acid insoluble fraction, retentate is acid insoluble fraction and filtrate is acid soluble fraction। इसके लिए हम अब इनको हम जितने भी उस फिल्ट्रेट में जो सब्सटेंसेस आई हैं उनको हम फर्दर सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, लाइक लिपिड्स को, प्रोटीन्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम, कि वो किस में डिसॉल्व होगा या किस वे से उसको, उसके किसी के प्रेसिपिटेट्स बना लेंगे, किसी के लिए आयनिक है तो उसको उसका ऑपोजिट आयन हम यूज करके उसको सेपरेट कर लेंगे, किसी को फ्यूम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सो डिफरेंट वेज को हम यूज करेंगे टू सेपरेट द कंपोनेंट्स इन द एसिड soluble fraction and also in the insoluble fraction। तो ये हो गया हम कैसे हमने इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया। Now next is cellular pool। cellular pool क्या होता है, the aggregation of various kinds of biomolecules। जो बड़े सारे बायोमोलिक्यूल्स सेल में इकट्ठे हो गए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सेलुलर पूल। अब जैसे यहाँ पे मैं एक सेल बना रही हूँ, ये सेल है, प्लांट सेल ही बनाया मैंने, ये सेल मेम्ब्रेन है, पहले सेल वॉल बनाई थी बाहर वाली, अब सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर क्या है, दिस वन इज न्यूक्लियस। अब इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है और बड़े सारे ऑर्गेनल्स हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर सेल सैप होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, और बड़े सारे गोल्गी बॉडीज, डिक्टेरोसोम्स होते हैं प्लांट सेल्स में। सो बड़े सारे इसके अंदर क्या होंगे, कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उन सब को हम क्या बोलेंगे, दो ऑल दोज दे आर कॉल्ड एज, और इन सब की एग्रीगेशन को, इनको इकट्ठा करके हम क्या बोलेंगे, सेलुलर पूल। इसके अंदर 500 केमिकल्स हो सकते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दोनों होंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अकर इन बोथ एक्वस एंड नॉन एक्वस फेजेस। नाउ अब एक और टाइप की क्लासिफिकेशन आ गई बेटा। एक क्लासिफिकेशन हमने पहले की थी on the basis of the percentage of molecules present in the cell. Now this is another classification which is on the basis of size of molecules. So कुछ micro molecules होंगे which are पतले दुबले, जो स्मॉल है, छोटे से, ड्वार्फ, बिल्कुल छोटे, ठीक है, इनको हम बोलेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। दे आर स्मॉल इन साइज। अब ये छोटे हैं तो इनका वेट भी कम होगा, लेकिन मॉलिक्यूल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। सो दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, लेस देन 1000 डाल्टन्स। सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा इनका, हाई सॉल्युबिलिटी होगी इंट्रासेलुलर। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, मतलब सेल के अंदर। सेल के अंदर क्योंकि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं तो ये जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक बड़ा कंपोनेंट होगा तो उसको डिसॉल्व करना डिफिकल्ट है, लेकिन जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, वो जल्दी क्या हो जाते हैं, सॉल्यूबल हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स में दो तरह के मॉलिक्यूल्स आएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, गैसेस, जो इनऑर्गेनिक है, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है। दूसरे आ जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आ जाते हैं शुगर्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। अब आप बोलोगे कि मैम लिपिड्स इसमें आ जाते हैं। हाँ, लिपिड्स, कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स इसमें भी आ जाते हैं जिनकी कार्बन चेन लेंथ जो है वो छोटी है, दे कम अंडर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, वेयर एज अदर्स जिनमें कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है, कार्बन की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, कार्बन चेन की लेंथ ज़्यादा है।
अनदर वन इज मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये लार्ज होंगे बिकॉज दे आर मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़े, और क्योंकि लार्ज हैं तो इनका वेट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन्स और उससे अबव होगा, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा इनका। ये क्योंकि अब ये लार्ज मॉलिक्यूल्स है ना, दे डू नॉट गेट डिजोल्व इन वाटर, या किसी भी एसिड कंपोनेंट में ये डिजोल्व कम होंगे, जिसकी वजह से ये सेपरेट सब्सटेंस ऐसे रहेगा, और ये क्या बना देगा, कोलॉइडल स्टेट हो जाएगा, अगर डिजोल्व हो जाए तो वो सॉल्युबल स्टेट होगी, ये एक सॉल्यूशन स्टेट बन जाएगी, अगर डिजोल्व ना हो तो कोलॉइडल स्टेट बन जाएगी, एंड दीज आर इनसॉल्युबल इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ये सेल के अंदर भी डिजोल्व नहीं होंगे, सेपरेट कंपोनेंट्स ही रहेंगे। दीज इंक्लूड, इसमें कौन कौन आ जाता है, पॉलीसेक्रिहाइड्स, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कम्प्लेक्स शुगर्स भी बोल सकते हैं पॉलीसेक्रिहाइड्स को, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंड दे फॉर्म 90% ऑफ द ड्राई मास ऑफ द सेल्स। लिपिड मॉलिक्यूल्स भी लार्ज है, एंड सो दे कम अंडर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो लार्ज वाले होंगे। देन क्लासिफिकेशन, ये एक और टाइप की क्लासिफिकेशन आ गई, ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सेल, सम आर रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट्स, जो लेस अमाउंट्स में चाहिए उनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और कुछ हमें लार्ज अमाउंट्स में चाहिए उनको हम क्या बोलेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स।